नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन को बताया प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर। पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान तेज। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाया BLO को धमकाने की कोशिश का आरोप। कहा SIR को संदेह के दायरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं ममता बनर्जी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध। कहा कुछ राजनीतिक दल इस मुहिम को कर रहे हैं कमजोर। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता शुद्धिकरण सूची का कर रहे हैं विरोध। देश विरोधी बयानों को लेकर बीजेपी ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ। कहा कांग्रेस के DNA में है देश विरोधी खून। माओवादियों की तरह काम कर रही है कांग्रेस। लगाया देश विरोधी ताकतों के साथ देने का भी आरोप। छप्पनवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया युवा प्रतिभाओं को संबोधित। कहा युवा ही बनाएंगे विकसित भारत 2047। एम्बेसडर्स राउंड टेबल का भी हुआ आयोजन। और सबसे पहले आपको रूबरू कराते इस समय की सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों को अनुरूप बताते हुए 4 श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाने की घोषणा की गई है। श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और कार्यबल के लिए वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण के लिए ये बेहद परिवर्तनकारी पहल साबित होगी। पारिस्थितिकी तंत्र को बेहद मजबूत करेगी और ये संहिताएं जो है भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएंगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इन सरकार के इस फैसले की घोषणा की है। 4 श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की गई है और फैसले के बाद 29 मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में बेहद अहम और युगांतकारी घोषणा है। दूरगामी परिणाम होंगे इसके। कार्यबल के लिए वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ये परिवर्तनकारी पहल साबित होगी। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने फैसले की जानकारी दी है और ये घोषणा किया गया है कि 4 श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 29 मौजूदा श्रम कानूनों को सरलीकृत करके और एक साथ करके ये 4 श्रम संहिताएं बनाई गई हैं और इन 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत लंबे समय से ये अपेक्षित था कि इन श्रम संहिताओं को लागू किया जाए। 2019 में संसद द्वारा इसे पारित भी किया जा चुका था। कौन कौन से संहिताएं हैं, कौन कौन से अधिनियम हैं जो अब कानून होंगे, तत्काल प्रभाव से लागू होंगे? कौन सी 4 संहिताएं हैं और क्या होगा दूरगामी प्रभाव? देखिए अश्विनी, हम जानते हैं कि 29 अलग अलग नियम थे, कानून थे, जिससे श्रम से जुड़े कानून थे, उसमें बहुत पेचीदगियाँ थी। तो ये सब कुछ मिलाकर 4 वेज को लेकर एक संहिता बने और उसको लागू किया जाए, इस दिशा में बहुत दिनों से प्रयास हो रहे थे और अब इसे 21 नवंबर से यानी आज से लागू करने का फैसला किया गया। इसमें कोड ऑफ वेजेज है 2019 और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये चारों अब एक साथ लागू करने का फैसला किया गया है। देखिए इससे होगा क्या, हम जानते हैं कि भविष्य में जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरतें हैं, जो नियोक्ता की जो चुनौतियां हैं और साथ ही साथ जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनको बेहतर इन्वायरमेंट मिले, इसके लिए ये सुनिश्चित हो कि उनको एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशन उनके बेहतर हो जी। जो महिलाएं हैं, महिला वर्कर हैं, उनको किसी तरह का भेदभाव का शिकार ना होना पड़े। जो वर्कर्स रखे जाते हैं उनको समय से वेज मिले, यानी समय से उनको उनकी मजदूरी मिले और साथ ही साथ जो हेल्थ से जुड़े जो एक सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी है या फिर हेल्थ चेकअप या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है,
ये भी एक तरह से सुनिश्चित हो सभी तरह के वर्कर्स को। देखिए होता क्या था अश्विनी कि कंपनियां पेरोल पर तमाम कर्मचारियों को रखती थी, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि बीते कुछ दशकों में कॉन्ट्रैक्ट पर लोग बहुत रखे जा रहे थे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग रखे जा रहे थे उन पर खर्च कम करना पड़ता था या उन पर जिम्मेदारी कम होती थी। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे वेज हो, इसमें कोई उस तरह का अंतर ना हो। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की जरूरत है, फिक्स टर्म जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए किसी काम के लिए, किसी उत्पादन के लिए किसी को 2 साल के लिए रखना है, तो जाहिर है कि उसको हमेशा 10 साल 15 साल के लिए नहीं रखा जा सकता उस फैक्ट्री में। लेकिन उस 2 साल में उसको मेडिकल सुविधा मिले, उसको उसका जो वेतनमान वहाँ के काम कर रहे स्थायी कर्मचारी के बराबर हो, उसको सुविधा बेहतर मिले, उसकी सामाजिक सुरक्षा हो, उसको ग्रेच्युटी मिले। क्योंकि ग्रेच्युटी हम जानते हैं कि आप 5 साल पूरा करते हैं तब मिलती है, लेकिन वो बदला जाएगा, 1 साल पर ही वो सुनिश्चित हो। महिला कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव न हो, ESIC जो कवरेज है उसका एक बेहतर विस्तार हो। ये सब सुनिश्चित करते हुए 4 जो श्रम संहिता है उसे लागू करने का फैसला किया गया है। देखिए आप इसमें जो हमने बात की कि एम्प्लॉयमेंट का तरीका ठीक हो, सोशल सिक्योरिटी कवरेज हो, मिनिमम वेजेज हो, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या फिर टाइमली वेजेज। अब इसमें होगा क्या, थोड़ा अगर आप समय दें तो मैं वो बताना चाहूंगा। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं ये एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि बेहद युगांतकारी साबित होगा इस परिप्रेक्ष्य में भी कि अगर देखें तो 40 से ज़्यादा अनेक ऐसे कानून थे जो श्रम से संबंधित थे। 23 से सीधे ऐसे कानून थे, उन सबको समेकित करके 4 संहिताओं में समेकित किया गया। जैसा आप बता रहे हैं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता। वेतन ही, न्यूनतम वेतन ही कहीं ना कहीं निर्धारित नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यह होगी कि पहली बार न्यूनतम वेतन की स्थितियां समेकित रूप से, सार्वभौम रूप से समूचे देश के समूचे लेबर इकोसिस्टम में लागू होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा भी, कार्य दक्षता भी, और साथ ही साथ कार्यशैली में भी सुधार होगा। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो दरअसल कुछ पेरोल पर कुछ वर्कर्स को रखती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखती है, लेकिन दोनों की तनख्वाह में काफ़ी अंतर होता है, दोनों की सुविधाओं में काफ़ी अंतर होता है, दोनों की एक तरह से कहें छुट्टी या सेवा शर्तों में काफ़ी अंतर होता है। अब होगा क्या इससे कि अगर आपको 1 साल के लिए ज़रूरत है, आप जिसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रखिए, लेकिन वहाँ पर आपको फिर वेतन में उतना अंतर नहीं करना पड़ेगा। आपको वेतन वही देना पड़ेगा जो आप स्थायी रूप से लंबे समय से काम कर रहे लोगों के लिए उस पद के लिए या उस काम के लिए रखते हैं, तो ये अंतर खत्म होगा। दूसरी बात है कि मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा, इसका फर्क क्या होगा लंबे समय में कि कंपनियां जो कोई तरीका निकालती थी, या हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टीकरण हो गया था कर्मचारियों का, यानी कि पेरोल से ज़्यादा स्थितियां आई कि तमाम इंडस्ट्री में पेरोल पर रहने वाले कर्मचारियों से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर रहने वाले कर्मचारी हैं। तो वो फिर कंपनियां समझेंगी कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्मल वर्कर्स जो हैं उनको जब उसी तरह की सुविधा देनी है तो फिर कंपनी के अंतर्गत उन्हें सारी सुविधाओं के साथ क्यों न रखा जाए। अब इसमें देखिए गिग वर्कर्स, हम जानते हैं कि आप देखिए कि आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम आधुनिक तकनीक से तमाम कंपनियां हैं, ऐप्स हैं, उसमें लोग सामान पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स हैं, उनको एक सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी। अब इसमें क्या होगा कि जब वेतन संहिता लागू होगी तब उनको भी आपको बेहतर सुविधा देनी होगी, एक तय वेतनमान देना होगा। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उनको भी फायदा होगा, जो महिला वर्ग कर्मचारी है उनको भी पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले कम सैलरी या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत युगांतकारी फैसला है कर्मचारियों के हित में। अब इंडस्ट्री का कैसे फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है जो तय समय के लिए, यानी 2 साल में वो काम खत्म हो जाएगा, 3 साल में वो काम खत्म हो जाएगा। पेचीदगियां नहीं होगी, कंपनियों के लिए एक आसानी होगी कि वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए किसी को रखते हैं किसी नियत काम के लिए, तो उनको सुविधा दें, उनका एक झंझट खत्म होगा। फॉर्मलाइजेशन आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका एक नियम तय होगा। तो शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर इन 4 संहिताओं की बात की जाए, चाहे वो औद्योगिक संबंध संहिता हो, वेतन संहिता हो, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा से संबंधित संहिता हो और सामाजिक सुरक्षा संहिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का चाहे लेबर कहें या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर कहें, बहुत बड़ी आबादी देश की तकरीबन अगर 2021 के आर्थिक
आंकड़ों को देखें तो 53 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक और श्रमजीवी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब जबकि उनके कार्यशैली को, कौशल दक्षता को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी सुरक्षा को, उनकी सामाजिक सुरक्षा को ये चारों संहिताएं कैसे और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं? जी, अब यहाँ पे एक उदाहरण देना होगा सुनील जी, कि आपने बहुत तकनीकी सवाल पूछा है। मान लीजिए कोई ऑटो सेक्टर की कंपनी है, उस कंपनी में कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में मान लीजिए कि 5 लाख कर्मचारी वो स्थायी तौर पर पेरोल पर काम करते हैं, लेकिन उसी कंपनी में 3 लाख कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो उनको भी आपको उसी तरह की सुविधा देनी होगी, उनको भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा, उनको भी आपको बीमा की सुविधा देनी होगी, सिर्फ स्थायी कर्मचारी को नहीं। अब मान लीजिए कोई ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यानी किसी बड़ी कंपनी को छोटे मोटे कलबुर्जे भेजने के लिए बनाने वाली कंपनी, वहां पर मान लीजिए कि फॉर्मल जॉब्स कम दिए जा रहे हैं, कुछ जॉब ऐसे कराए जा रहे हैं जो 6 महीने में काम खत्म होता है, लेकिन सुविधा आपको देनी होगी। अब आप आइए, मान लीजिए आपके घर कोई आप सामान मंगाते हैं किसी मिंत्रा या किसी आप मान लीजिए अमेजन या फिर आप जो भी आजकल इतने सारे ऑनलाइन वो है, तो वहां पर जो सुविधाएं नहीं मिलती है उनको भी आपकी सुविधा देनी होगी। उनका हेल्थ चेकअप कराना होगा सालाना में, उनको बीमा सुविधा देनी होगी, उनको मिनिमम वेज देना होगा। और अंतिम बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तमाम कंपनियां पुरुष और महिला जो कर्मचारी हैं उनके वेतनमान में बहुत फर्क रखती है या फिर एक अंतर होता है। तो ये अंतर नहीं होना चाहिए, ये वेज कहता है। और सेफ्टी सिक्योरिटी पर एक तरह से देखें तो बहुत सारे प्रावधान होंगे। तो शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुप्रतीक्षित था ये श्रम संहिताओं का लागू किया जाना, 2019-2020 से ही ये कहीं ना कहीं संसद द्वारा पारित थी, अनुमोदित थी और अब अधिसूचित भी कर दी गई है, तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से एक यूनिफाइड वे में, एक अम्ब्रेला के नीचे श्रम सुधारों का एक नए युग की शुरुआत हो रही है और श्रम की सुरक्षा, श्रम के सम्मान के साथ साथ उनके सामाजिक सुरक्षा और अन्य सुरक्षाओं को भी इसमें एड्रेस किया जा रहा है। देखिए अश्विनी, ये जो चारों लेबर कोड है, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एज जो था, जिस इंडस्ट्रियल एज में सारे लेबर लॉज बने थे, कुछ ब्रिटिशों के जमाने में बने थे, कुछ बाद में बने थे जी, तो उनमें उसकी तुलना में आज चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, तीनों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारी लेबर की कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से बदल गई है। ऐसे में लेबर कानूनों में एक लंबे सुधार प्रस्तावित थे और उसके आधार पर जो अब ये निर्णय हुआ है, उसके कारण वेजेस के मामले में हो, सोशल सिक्योरिटी के मामले में हो, ये सीधा सीधा फायदा, इवन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल है, उस सेफ्टी के संदर्भ में भी बहुत सारे अधिकार जो है वो अब मिलेंगे सारे लेबर सेक्टर के लोगों को। तो ऐसे में आपको सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इन चारों के मामले में बदले हुए समयानुसार, बदली हुई टेक्नोलॉजिकल परिस्थिति के अनुसार, सर्विस सेक्टर में लेबर का जितना अभी रोल बढ़ा है उसके अनुसार मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में, और टेक्नोलॉजी और लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, इनकी परस्पर रिलेशनशिप में भी इसके कारण बहुत अंतर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, हम उसकी तरफ रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र और प्रफुल्ल जी आपका। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है दुबई एयर शो से, और दुबई एयर शो में एक बड़ा हादसा हुआ है। एयर शो के दौरान एक तेजस विमान क्रैश हो गया है। दुबई एयर शो में भारत का लड़ाकू विमान तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है और हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल से हम जानना चाहेंगे, विशाल, दुबई एयर शो की में ये दुर्घटना की बात आ रही है, ये कब की बात है और क्या कुछ ताज़ा स्थिति इस बारे में? देखिए, एयरफोर्स के मुताबिक ये तेजस विमान वहाँ पर क्रैश हुआ है और ये एरियल शो चल रहा था
दुबई एयर शो के अंदर, उस दौरान ये हादसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 2:10 पर यह हादसा हुआ है। हालांकि पायलट इजेक्ट कर गए हैं। पायलट की हालत कैसी है उसकी डिटेल्स अभी एयरफोर्स ने रिलीज़ नहीं की है, उसकी डिटेल्स अभी बाकी है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तेजस भारत का 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, मेड इन इंडिया है ये, और ये एरियल कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तब हुआ जब एक समरसॉल्ट लेते हुए जब जहाज़ ग्राउंड की तरफ आ रहा था तो लैंडिंग के दौरान कुछ ख़राबी हुई या कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया जिसकी डिटेल्स अभी बाकी है आना। उस दौरान ये हादसा हुआ है और अचानक वहाँ पर भगदड़ मच गई जब एक धुएं का गुबार, काले धुएं का गुबार उठा और लोग काफ़ी घबरा गए। लेकिन हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, ख़ास तौर से पायलट की डिटेल्स जानने के लिए कि पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट किया या पायलट क्रैश हुए हैं और उनकी हालत कैसी है, इसकी अभी डिटेल्स आनी बाकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल बेरिस्टो हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय विमान तेजस के क्रैश होने की, दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है। ये दिन में 2:10 की दुर्घटना है और पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट कर गए हैं। आधिकारिक तौर से इस बारे में जानकारी आना अभी शेष है। और फिलहाल वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन पर चर्चा केंद्रित रहेगी। प्रधानमंत्री इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग रवाना हो चुके हैं और रवाना होने से पहले उन्होंने प्रस्थान वक्तव्य में कहा, मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका है। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है और इसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित 6वें IBSA शिखर सम्मेलन में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी और लीडरशिप भारत और ग्लोबल स्टेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार G20 से जुड़े हुए हैं और इस समिट में उनकी 12वीं भागीदारी है। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले G20 सम्मेलनों में शामिल होने की झलकियां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और उनकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं की जानकारी साझा की है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत का मुख्य जोर ग्लोबल साउथ की चुनौतियां, गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करना है। इसके साथ ही भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत विकासशील देशों के मुद्दों को भी मजबूती से वैश्विक मंच पर रखेगा। नरेंद्र मोदी आज जोहानिसबर्ग G20 समिट में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी इस G20 समिट में? उनकी कई मुलाकातें हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के साउथ अफ्रीका में राजदूत प्रभात कुमार। एम्बेसडर कुमार, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी भारत की इस G20 शिखर सम्मेलन में जोहानिसबर्ग समिट में? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत उत्साह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप देखेंगे कि भारतीय कम्युनिटी में भी बहुत उत्साह है और लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस डाले हैं, आप देखेंगे फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, साओ बोरा प्रधानमंत्री आपका स्वागत है। तो और यहाँ के लीडरशिप में भी, साउथ अफ्रीकन लीडरशिप और जो लीडर्स आ रहे हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। भारत ने एम्बेसडर जब अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान G20 का एक तरीके से एजेंडा रेवोल्यूशनाइज किया था, जब साउथ की, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को सेंटर स्टेज रखा था। जोहानिसबर्ग में की समिट में भी हम यही एजेंडा चलते देख रहे हैं। तो क्या जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उन पे फोकस रहेगा? आपको जैसे याद होगा कि हमने दिल्ली सम्मेलन में जो G20 समिट हुआ था उसमें ग्लोबल साउथ पे एक हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थी, 2 समिट्स की थी, जिसमें हमने दूसरे देशों का, जो कि G20 के पार्ट नहीं है, 100 से ज़्यादा देश भाग लिए थे उसमें, वर्चुअल समिट थी, और उनका जो भी व्यू था, ओपिनियन था, उसको मैंने हमने वहाँ से निकाल कर और इस G20 समिट में लाए। तो ग्लोबल साउथ तो इसके फोरफ्रंट पे है, सबके सामने है। पिछले 4 समिट जो हैं वो ग्लोबल साउथ कंट्री में हुए हैं, इंडोनेशिया, भारत और उसके बाद ब्राज़ील और अब साउथ अफ्रीका। तो चारों देशों ने इस पे बहुत कंट्रीब्यूट किया है और इसलिए ग्लोबल साउथ का एजेंडा फिर फोरफ्रंट पे है। और हमने जो इश्यूज उठाए थे उस समय और जिसमें हमने काम आगे किया था, डिजास्टर रेजिलियंस, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब इश्यूज जो हैं और भी जो इश्यूज थे वो अब हमारे, आप देखेंगे कि हम इस पे बोलेंगे भी और ये हमारे समिट डॉक्यूमेंट्स में आएगा और इस पे काम चलता रहेगा। तो ये जो हमने जो प्रेसिडेंसी की थी उसका एक परिणाम है। सो क्लियरली भारत ने जो एजेंडा सेट किया था G20 का अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, या अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ना अपनी प्रेसिडेंसी, वही एजेंडा इस बार भी जोहानिसबर्ग समिट में चलता नजर आ रहा है। हालांकि जब वैश्विक लीडर यहाँ मुलाकात करेंगे अगले 2 दिनों में, कई वैश्विक मुद्दे डिस्कस होंगे, पर फोकस क्लियरली ग्लोबल साउथ पे रहेगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, जोहानिसबर्ग। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।